बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज 2024 केएमयू एमडीकेट के बायोलॉजी सेक्शन का पहला लेक्चर है। जैसे कि आप सबको बताया गया था, स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह सेकेंड ईयर बायोलॉजी के पोर्शन को, और वन बाय वन जितने भी चैप्टर्स आपके सिलेबस में मौजूद है इनको कवर करेंगे, डिटेल से इनको कवर करेंगे। जहां पे फेडरल पंजाब की जरूरत होगी साथ साथ आपको बताऊंगा, और इसको हम यहाँ पे लेक्चर में शामिल भी करेंगे और एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से इसको देखेंगे। ओके जी, द फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट आज का जो टॉपिक है हमारा, हेडिंग आपको नजर आ रही है, द चैप्टर इज रेस्पायरेशन। अब बहुत सारे बच्चों को ये कंफ्यूजन है कि भाई रेस्पायरेशन का चैप्टर तो सिलेबस में नहीं है। भाई क्यों नहीं है? आप जाके लाइफ प्रोसेस वाला सेक्शन देखें। लाइफ प्रोसेस के सेक्शन में जिस तरह कल भी आपसे डिटेल से बात हुई थी मेरी सिलेबस के ऊपर, तो लाइफ प्रोसेसेस में बहुत सारे मुख्तलिफ चैप्टर्स है। लाइक फर्स्ट ईयर के 4 चैप्टर्स का जिक्र है, फॉर्म एंड फंक्शन इन प्लांट, देन डाइजेशन, सर्कुलेशन, इम्यूनिटी, और साथ साथ रेस्पायरेटरी सिस्टम लिखा गया है। तो यहां हम सेकेंड ईयर का पोर्शन चूंकि स्टार्ट कर रहे हैं, तो सिलेबस के मुताबिक लाइफ प्रोसेसेस में एक हेडिंग लिखी है रेस्पायरेटरी सिस्टम। ये रेस्पायरेटरी सिस्टम बच्चे, आपने रेस्पायरेशन के चैप्टर को यहां सीखना है। अब पहले आपको ये बताऊं इस चैप्टर में कौन सी चीजें इंक्लूडेड है और कौन सी नहीं है। रेस्पायरेटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन बीइंग, ये पूरी एनाटॉमी, स्ट्रक्चर, सारी चीजें आपने देखनी है, जितनी चीजें आपकी किताब में है। द सेकंड वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, वहां पे एक टॉपिक लिखा है गैसियस एक्सचेंज। अब याद रखें, इस वक्त आपने रेस्पायरेटरी सिस्टम के साथ ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस वाला टॉपिक जो आपके केपी के टेक्स्ट बुक में है उसको जरूर पढ़ना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये दोनों, ह्यूमन रेस्पायरेटरी सिस्टम, फिर उसके बाद एक्सचेंज ऑफ गैसेस और साथ में ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस जिसमें ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की ट्रांसपोर्ट है। फिर रेस्पायरेटरी पिगमेंट है, उसको थोड़ा सा टच करेंगे, और कुछ डिजीजेस जो इंपॉर्टेंट है वो साथ साथ देखेंगे। यहां से आपको एक ये चीज क्लियर होगी, जो हर वो चीज जो 1% भी सिलेबस से किसी भी तरीके से रिलेटेड हो उसको डिस्कस करेंगे। Ali series books by AliKitchenAcademy.com. FSC books, college chemistry with tricks, shortcuts, mnemonics, MCQs and concepts. MDCAT and entry test books. Chemistry in my pocket with a lot of tricks, shortcuts, MCQs, tips and tricks. Video solution is also available. Ali series books by AliKitchenAcademy.com. अब जरा गौर से देखिएगा, आप रेस्पायरेशन को डिफाइन कैसे करते हैं। आज के लेक्चर में थोड़ी सी कंसेप्चुअल चीजें होंगी, इसको आपने सीखना है तो चैप्टर आपके लिए आसान होगा। रेस्पायरेशन को हम डिफाइन करते हैं कि द ब्रेकडाउन ऑफ ऑर्गेनिक फूड, the breakdown of organic food to release energy। भाई बहुत आसान सी बात है, ऑर्गेनिक फूड की ब्रेकडाउन करते हैं किस चीज के लिए? व्हाट इज द नीड ऑफ रेस्पायरेशन? टू रिलीज एनर्जी, एनर्जी को रिलीज करना है। अब मसला बन गया, हम बार बार कहते हैं रेस्पायरेटरी सिस्टम। इस चैप्टर में बच्चे रेस्पायरेशन का टॉपिक नहीं है, इस चैप्टर में रेस्पायरेटरी सिस्टम पढ़ना है। दो चीजों को पहले क्लियर करें। ये रेस्पायरेशन इज डिफाइंड एज द ब्रेकडाउन ऑफ ऑर्गेनिक फूड टू रिलीज एनर्जी। फर्स्ट ईयर बायोलॉजी में चैप्टर नंबर 4 का सेकंड सेक्शन रेस्पायरेशन, ये जो डेफिनेशन मैंने लिखी है ये वहां की बात है। तो इस चैप्टर में सेकंड ईयर बायोलॉजी में हम ये चीज नहीं पढ़ने वाले, हम रेस्पायरेशन को नहीं पढ़ रहे हैं। ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब्स साइकिल, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ये चीजें हम नहीं पढ़ रहे। क्या पढ़ेंगे भाई? रेस्पायरेटरी सिस्टम पढ़ेंगे। तेरा क्वेश्चन अराइज, क्यों ऐसे होता है कि जब आप रेस्पायरेशन का वर्ड सुनते हैं तो यहां आपके माइंड में जल्दी से क्लिक होता है कि भाई ये तो ब्रीथिंग की बात हो रही है, सांस लेने की बात हो रही है। तो क्या ऐसा कोई कनेक्शन है इन दोनों चीजों के दरमियान में, जिसकी वजह से हम जब रेस्पायरेशन का वर्ड सुनते हैं तो माइंड में डायरेक्ट ब्रीथिंग आ जाता है? ठीक है, जरा इसको
थोड़ा सा हम यहां पे डिस्कस करेंगे। गौर से मेरी बात सुनते जाएं। मैं इस रिस्पायरेशन को यहां कंपेयर करूंगा किस चीज के साथ? रिस्पायरेशन को मैं कंपेयर करने लगा हूं ब्रीथिंग के साथ। ठीक है, रिस्पायरेशन और ब्रीथिंग को थोड़ा सा कंपेयर करते हैं। एज यू नो कि ब्रीथिंग में हमारे पास दो प्रोसेसेस है। वन इज द प्रोसेस ऑफ इनहेलेशन एंड द अदर इज प्रोसेस ऑफ एक्सहेलेशन। इनहेलेशन और एक्सहेलेशन ये हमारे पास प्रोसेसेस है। ठीक है, इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन ये दो प्रोसेसेस है हमारे पास। अच्छा, ये जो बच्चे लाइव देख रहे हैं तो कमेंट्स के आंसर आपके थोड़े से बाद में करूंगा। ये जो टॉपिक है पहले इसको कवर करूं, तो एंड पे आके फिर जितने भी कमेंट्स होंगे, जितने भी प्रॉब्लम्स होंगे, उनको साथ साथ डिस्कस करूंगा। अगर कोई प्रॉब्लम आपको वीडियो या ऑडियो वगैरह में आ रही है तो वो खैर आप कमेंट कर सकते हैं। कैमरे के पीछे एक मखलूक कड़ी है, वो उसको ठीक कर देगी। ठीक है, एक कैमरे के पीछे है, कैमरे के साइड पे है, ये दोनों माशाल्लाह से काम कर रहे हैं, आपकी खिदमत हो रही है। ये देखिए जी, रिस्पायरेशन और ब्रीथिंग में यहां फर्क क्या है? देखिए भाई, रिस्पायरेशन इज द ब्रेकडाउन ऑफ ऑर्गेनिक फूड। अब इनहेलेशन क्या है? इनहेलेशन होता है हमारे पास इनटेक ऑफ एयर, और स्पेशली मैं लिख लेता हूं इनटेक ऑफ ऑक्सीजन। ठीक हो गई बात। एक्सहेलेशन हमारे पास है द गिविंग आउट ऑफ एयर, और इसके साथ लिख लेंगे गिविंग आउट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अब इन दोनों का रिलेशन देखें। रिस्पायरेशन जो ब्रेकडाउन ऑफ फूड है और जो ब्रीथिंग का मैकेनिज्म है, इनमें रिलेशन क्या है? देन व्हाट इज इंटरनल रिस्पायरेशन एंड व्हाट इज एक्सटर्नल रिस्पायरेशन, इसको थोड़ा सा हम कवर करेंगे। मेरे साथ साथ चले, गौर से देखें और समझने की कोशिश करें। पहली बात जो आपको बताने लगा हूं वो ये है कि अगर मेरे पास यहां फूड मौजूद है, ऑर्गेनिक फूड, अब इस ऑर्गेनिक फूड से तवज्जो से गौर से इधर सामने देखें तो आपको ये चीज क्लियर हो जाएगी। इस फूड से बेटा मैंने यहां लेनी है एनर्जी, तो प्रोसेस क्या होगा? ब्रेकडाउन होगी ना। अब गौर से देखिए, अच्छा ये चीज सीखने वाली है। जब फूड से आपने एनर्जी लेनी है, अब ये प्रोसेस ये रिस्पायरेशन का हो रहा है। ये रिस्पायरेशन का प्रोसेस प्यारे बच्चों ये इंट्रासेलुलर है। व्हाट इज इंट्रासेलुलर? वो जो सेल के अंदर हो रहा है। एक होता है ना इंटरसेलुलर, वो जो इन बिटवीन द सेल होता है, और ये रिस्पायरेशन जो सेलुलर रिस्पायरेशन है ये इंट्रासेलुलर है। ब्रेक डाउन के लिए जो वर्ड रिस्पायरेशन हम यूज कर रहे हैं, रिमेंबर कि ये हमारे पास इंट्रासेलुलर होगा, एंड दिस इज आल्सो टर्म्ड एज इंटरनल रिस्पायरेशन। इसको इंटरनल रिस्पायरेशन कहते हैं। ये इंट्रासेलुलर प्रोसेस है और इसका दूसरा नाम ये सेलुलर रिस्पायरेशन भी है। इंटरनल रिस्पायरेशन, सेलुलर रिस्पायरेशन, व्हिच इज डिफाइंड एज द ब्रेकडाउन ऑफ ऑर्गेनिक फूड टू रिलीज एनर्जी। एक बात आपको बताऊं, दिस इज नॉट ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज, वो स्पेसिफाइड है, वो ग्लाइकोलिसिस का प्रोसेस है। एंट्री टेस्ट वालों, रिपीटर्स हजरात, गौर से मेरी बात सुने। वो जो वर्ल्ड ग्लूकोज की ब्रेकडाउन की आप बात करते हैं ना, ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज टू रिलीज एनर्जी, उसको रिस्पायरेशन ना कहें, वो रिस्पायरेशन में स्पेसिफाइड है, वो ग्लाइकोलिसिस है। ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज इज ग्लाइकोलिसिस एंड ब्रेकडाउन ऑफ ऑर्गेनिक फूड ये जर्नल टर्म है, तो ये रिस्पायरेशन है। ये हुआ इंट्रासेलुलर। अब इसकी रिलेशन उस चीज से देखें कि जब आप रिस्पायरेशन का वर्ड सुनते हैं तो माइंड में ब्रीथिंग क्यों आता है, गैसियस एक्सचेंज क्यों आता है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड क्यों आता है? मेरे प्यारे बच्चों, इधर गौर से देखो मेरी तरफ। ये फूड की ब्रेकडाउन जब आप करते हैं तो इसके लिए जरूरत होती है किस चीज की? ऑक्सीजन की। एरोबिक रिस्पायरेशन में किस चीज की जरूरत होती है? ऑक्सीजन की। अब सोचने की बात यह है, ये ऑक्सीजन कहां से आता है भाई? ये ऑक्सीजन आता है इनहेलेशन के प्रोसेस से। आप सांस लेते हैं, और ये जो सांस आप लेते हैं ना, इनहेलेशन जो आप कर रहे हैं, बाय माउथ कर सकते हैं, बाय नोज कर सकते हैं, तो रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट के थ्रू ये एयर गुजरेगा, वहां एल्व्यूलाई से, एक्सचेंज सरफेस से
हमारे पास एक्सचेंज का प्रोसेस होगा ब्लड के थ्रू, फिर ट्रांसपोर्टेशन होगी और फिर ये सेल के अंदर ऑक्सीजन आ जाएगा। और एक और बात आपको बताऊं, ये जो ब्रेकडाउन ऑफ फूड हो जाता है, दिस ब्रेकडाउन रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड। ये कार्बन डाइऑक्साइड सेल से बाहर आता है, ब्लड के अंदर आ जाता है, ब्लड इसको ले जाता है टुवर्ड द रिस्पायरेटरी सिस्टम, और रिस्पायरेटरी सिस्टम से इसकी क्या हो जाती है, एक्सहेलेशन हो जाती है। तवज्जो रखिए मेरी तरफ, बिल्कुल गौर से देखें। इनहेलेशन हुई, इनहेलेशन से ब्लड के थ्रू ऑक्सीजन सेल में आया, तो ऑक्सीजन इज नीडेड फॉर इंटरनल रिस्पायरेशन and carbon dioxide is the product of internal respiration. That is why ये फिर जाके क्या हो जाता है, एक्सहेल। अब तवज्जो रखें मेरी तरफ, ये इनहेलेशन और एक्सहेलेशन ये क्या है, ये वही ब्रीथिंग का मैकेनिज्म है ना। और ये ब्रीथिंग का मैकेनिज्म जो है, आज सीख ले इसको, मैं आपको बता रहा हूं, दिस इज टर्म्ड एज एक्सटर्नल रिस्पायरेशन। इसको क्या कहते हैं। अब फर्क क्या हुआ, इंटरनल रिस्पायरेशन सेलुलर है, इंट्रासेलुलर सेल के अंदर हो रहा है, और वो सेल के अंदर जो प्रोसेस हो रहा है उसको ऑक्सीजन की जरूरत है। तो दिस इंटरनल रिस्पायरेशन इज एक्चुअली डिपेंडेंट अपॉन एक्सटर्नल रिस्पायरेशन, and alternately external respiration is dependent upon internal। कैसे देखें, रेस्पायरेशन ब्रीथिंग में इनहेलेशन क्या है, एक्टिव प्रोसेस है कि नहीं। जब एक्टिव प्रोसेस है तो एक्टिव प्रोसेस क्या होता है, वो प्रोसेस जो एनर्जी को यूज करता है। तो भाई सिंपल सी बात है, एनर्जी कहां से आएगी, इसी ब्रेकडाउन ऑफ फूड से आएगी। ये लिंक है। दैट इज वाई जब हम वर्ल्ड रेस्पायरेशन सुनते हैं तो झट से माइंड में यही आता है कि ये एक्सचेंज ऑफ गैसेस की बात हो रही है। वो किस लिए, बस आप इस जो माइंड में आ रहा है वो ठीक है, बट वो इंटरनल के लिए नहीं, बल्कि कौन सी रिस्पायरेशन के लिए, एक्सटर्नल रिस्पायरेशन के लिए। क्लियर हो गया ये पॉइंट। ये बेस है इस चैप्टर का, और इस चैप्टर में अब हमने जो चीज सीखनी है वो हमारे पास ब्रेकडाउन ऑफ फूड वाली रिस्पायरेशन नहीं है, चूंकि वो चैप्टर 4 में होती है। चैप्टर 4 का सेकंड सेक्शन है फोटोसिंथेसिस के बाद रिस्पायरेशन। अब एक चीज आपको यहां सिखाऊं इस चैप्टर के बिल्कुल स्टार्ट में, तो फिर प्रॉपरली इस चैप्टर को मैं स्टार्ट करूंगा। यहां कोई मसला तो नहीं है, किसी को कोई भी प्रॉब्लम है किसी भी बच्चे को तो वो पूछ सकता है। अगर कोई मसला है कमेंट सेक्शन में बता दे। थोड़ी देर बाद आपके कमेंट्स की तरफ आ रहा हूं। एक छोटा सा सेक्शन एक रेस्पिरेटरी सिस्टम का आपको बता दूं, उसके बाद बात करते हैं। जरा गौर से देखें। इन दिस चैप्टर वी विल टॉक अबाउट ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। बेटा ये इतनी जो बड़ी कहानी मैंने आपको सुनाई है ना, ये फजूल नहीं है। ये इसका बेसिक कंसेप्ट है कि आपको एक्सटर्नल और इंटरनल का पता हो। चैप्टर अब शुरू हो रहा है, दैट इज रेस्पिरेटरी सिस्टम। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम को इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे, जो कि बहुत जरूरी है। देखिए जी, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम स्टार्ट विद नोज। नोज के बाद आपको मिलता है यहां पे फेरिंक्स। फेरिंक्स के बाद आपको मिलेगा लैरिंक्स। लैरिंक्स के बाद आपको मिलेगा ट्रैकिया। ट्रैकिया के बाद आपको स्ट्रक्चर मिलेगा ब्रोंकाई। ब्रोंकाई के बाद आपको मिलेगा ब्रोंकियोल्स। ब्रोंकियोल्स के बाद मिलते हैं एल्व्यूलाई, एंड फाइनली मैं लंग्स भी लिख लेता हूं। ये जो सीक्वेंस मैंने लिखा है, अब आ रही है एमसीक्यूज की बारी। तवज्जो रखिए मेरी तरफ। एक एमसीक्यू आपसे ये पूछा जा सकता है, which of the following is the correct sequence of structures in respiratory system। तो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में ये हमारे पास क्या है, ये करेक्ट सीक्वेंस है। थोड़ा सा मुझे पानी मिल जाएगा। ओके, सो आपसे नहीं मांग रहा भाई, ऐसे ना हो अब आप लेक्चर के दौरान उठ के घर में पानी के ग्लासेस बनना शुरू कर दे। इधर देखिए भाई गौर से, शाबाश। रेस्पिरेटरी सिस्टम का ये करेक्ट सीक्वेंस है। अब जो पॉइंट्स आपको दे रहा हूं ना, ये एमसीक्यूज वाले पॉइंट्स है, तवज्जो रखें। नोज जो है, नोज याद रखे, दिस इज द ओनली एक्सटर्नल ऑर्गन ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। ये पहला एमसीक्यू हो गया। नोज इज द ओनली एक्सटर्नल ऑर्गन। फेरिंक्स की जब बात आती है, दिस इज द पार्ट ऑफ बोथ
डाइजेस्टिव एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम, ये दोनों का पार्ट है, ठीक है। लैरिंक्स के अंदर आपको मिलेगा वोकल कॉर्ड, बहुत जरूरी है ये भाई। ऐसा नहीं है कि मैं बस सीधा जा रहा हूं और ये बात खत्म हो जाएगी, वन बाय वन इन सबको एक्सप्लेन करेंगे, बट पहले सिस्टम में से कुछ ऐसे पॉइंट्स निकाल रहा हूं जहां एमसीक्यूज के आने के चांसेस है। वोकल कॉर्ड जो है ये यहां पे होगा। इसके बाद ये हमारे पास ये ईयर पैसेज वे है, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल, यहां से ईयर गुजरेगा। इसके ऊपर डिटेल से बाद में बात करूंगा। एल्व्यूलाई को आप याद कर लें, इसको कहा जाता है बच्चे रिस्पायरेटरी सरफेस, ये रिस्पायरेटरी सरफेस है। और लंग्स को आप लिख ले रिस्पायरेटरी ऑर्गन, ठीक है ना। ये जो पॉइंट्स मैंने एक एक करके उठाए हैं ना, इन पॉइंट्स को आप थोड़ा सा देख लें, यहां से एमसीक्यूज आ सकते हैं। अब जो चीज आपको बताने लगा हूं, चैप्टर का स्टार्ट प्रॉपर्टीज ऑफ रेस्पिरेटरी सरफेस से है। सो द फर्स्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर विल बी रेस्पिरेटरी सरफेस। मैं एक काम करने जा रहा हूं, सरफेस को डिफाइन कर लेता हूं और फिर प्रॉपर्टीज के ऊपर बात करेंगे और फिर नोस से शुरू करके हम इस पूरे रेस्पिरेटरी सिस्टम को पढ़ लेंगे। भाई सरफेस क्या होता है? ये वो वाला सरफेस नहीं है जो आपको बाहर से एक चीज नजर आ रही है बस ये इसका सरफेस है। रेस्पिरेटरी सिस्टम में रेस्पिरेटरी सरफेस किसको कहते हैं? अच्छा जी देखें, सिस्टम में सरफेस वो होगा द एरिया फ्रॉम वेयर एक्सचेंज ऑफ एयर विद ब्लड ऑकर्स। अब मेरी बात सुने भाई, गौर से तवज्जो से सुने। क्या यहां से एयर ब्लड में चला जाता है? नो। क्या यहां से ये सारा जो सिस्टम है ना, इसमें कहीं पे भी एयर जो है वो ब्लड के अंदर गैसेस नहीं आते। यहां से यहां ये सारा क्या है? ये रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, इसमें गैसेस, इसमें एयर गुजर रहा है। द ओनली रीजन ये एल्व्यूलाई, यहां से जो एयर है, जो ऑक्सीजन है, वो चला जाएगा कहां? ब्लड के अंदर ना, वो ब्लड के अंदर चला जाएगा, यानी कि एक्सचेंज का प्रोसेस हुआ है। तो बेटा रेस्पिरेटरी सरफेस, रेस्पिरेटरी सिस्टम के ऐसे पार्ट को कहते हैं जहां से एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। ह्यूमन बींग्स में एल्व्यूलाई है, इस तरह कहीं पे डिफरेंट एनिमल्स में, लोअर एनिमल्स में जाके देखिए आपको जनरल बॉडी सरफेस मिलेगा, कहीं पे लंग्स मिलेंगे, कहीं पे क्या मिलेगा, ये मुख्तलिफ स्ट्रक्चर्स हैं। तो मैं ये आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि पूरे सिस्टम में ऐसा स्ट्रक्चर जहां से एक्सचेंज ऑफ गैसेस विद ब्लड हो रहा है, उसको सिर्फ क्या कहते हैं? उसको रेस्पिरेटरी सरफेस कहा जाता है, उसको रेस्पिरेटरी सरफेस कहा जाता है, ठीक है। पूरे सिस्टम में जहां से हमारे पास, इसको छोड़ दे, उसको बंद कर दे, जहां से एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो रहा है, वो एक्सचेंज ऑफ गैसेस जिस जगह से, जिस स्ट्रक्चर से हो रहा है, उसको सिर्फ क्या कहते हैं? रेस्पिरेटरी सरफेस कहते हैं। अब इस रेस्पिरेटरी सरफेस के प्रॉपर्टीज है, वो प्रॉपर्टीज आपने देखनी है। यहां एक क्वेश्चन करने जा रहा हूं, ग्रीन ना करूं? अच्छा ग्रीन नजर नहीं आ रहा, ठीक है, ये ठीक है, ये जो बाकी चीजें ये ब्लैक पे लिख लेंगे। रेस्पिरेटरी सरफेस उस एरिया को, उस स्ट्रक्चर को कहते हैं फ्रॉम वेयर एक्सचेंज अगर। इसकी प्रॉपर्टीज पहला टॉपिक है, ये पढ़ेंगे। अब मैं एक क्वेश्चन करने जा रहा हूं, यहां से लेकर यहां तक, ये इसको सरफेस नहीं कहते, नो एक्सचेंज, इसमें से कोई एक्सचेंज नहीं हो रहा। व्हाट मे बी द पॉसिबल रीजन? नोज, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया, सारी चीजें, कहीं पर भी एक्सचेंज ऑफ गैसेस नहीं हो रहा। द ओनली एरिया जहां से एक्सचेंज हो रहा है, दैट इज रेस्पिरेटरी सरफेस कॉल्ड एल्व्यूलाई। तो आपने कमेंट्स में मुझे यह बताना है कि बाकी जगहों में ऐसी क्या प्रॉब्लम है जहां से एक्सचेंज नहीं हो रहा और यहां पे एल्व्यूलाई से एक्सचेंज जो है वो हो रहा है, वो पॉसिबल है। इस चैप्टर का पहला टॉपिक
रिस्पायरेटरी सिस्टम की प्रॉपर्टीज को इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। दिस वाज ऑल अबाउट इंट्रोडक्शन टू रिस्पायरेशन एंड कंपैरिजन विद ब्रीथिंग, द इंटरनल एंड एक्सटर्नल रिस्पायरेशन। हर लेक्चर में दरमियान में से जो एमसीक्यूज निकलेंगे, जो पॉइंट्स होंगे, वो आपके लिए बहुत जरूरी है। मिलेंगे एक और लेक्चर के साथ, एक नए कंसेप्ट के साथ। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।